हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन चलते हैं आगे प्रकाश वाले पाठ के अंदर ही। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा अपन ने। परावर्तन के बाद समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता वो पढ़ा, और उसके बाद में एक आपके सामने उदाहरण है जो अपनी किताब का है, मोस्ट उदाहरण है, इसको समझिएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे अपन ने कल समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते समय चार चीज़ें पढ़ी थी कि ये पढ़ा था पहले तो कि ये ना दर्पण में प्रतिबिंब दूरी पर बिंब होता है, उसी बात को ये सिद्ध करने का कह रहा है। दूसरा ये पढ़ा था जितना बिंब का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। तीसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि इसके अंदर है ना प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। ये दर्पण के पीछे बनता है। और ये पढ़ा था अपन ने कि इसके अंदर जो परावर्तन होता है वो पार्श्व परावर्तन होता है, मतलब बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बाएं दिखाई देता है, एक दूसरे का उल्टा। तो कल अपन ने ये पढ़ा था इसके अंदर कि मैंने जैसे कल सिंपल सा चित्र बनाया था कि ये दर्पण है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, अगर वो मान लो 5 मीटर दूरी पर खड़ा है तो इधर भी जो इसके पीछे दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना बनेगा, 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ये बात ये सिद्ध करने का कह रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने, जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने। ये वाली बात ही अपने को क्या करनी है, सिद्ध करके बतानी है। तो देखिए सिद्ध करते हैं इस बात को कैसे। कल मैंने चित्र बनाया था, आज और बनाता हूं। देखो ये मान लो एक क्या है, ये दर्पण है ये, ठीक है। इस दर्पण से कुछ दूरी पर, इस दर्पण से मान लो इतनी सी दूरी पर यहाँ कोई P बिंदु है या कोई बिंब रखा हुआ है P, ये बिंब रखा हुआ है मान लो ऐसे। ये मान लो M एक अपना क्या है, दर्पण है, इस पे PM एक क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है या बिंब रखा हुआ है। ये कह रहा है जितनी दूरी पर ये है ना, ये आगे वाला भाग है, जिस साइड बिंब रखा होता है वो सामने वाला भाग, प्रतिबिंब इधर बनेगा। जितना ये है उतना ही इधर क्या बनना चाहिए, उसका प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब आपको पता है, कल मैंने बताया था कम से कम 2 किरणों की जरूरत होगी। 2 किरणें जहां पे आपस में टकराएगी वहां पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूं, 2 प्रकाश की किरणें इधर आपतित करवाऊं इस दर्पण पे। ये लो एक किरण यहाँ पे आपतित होगी और एक यहीं से निकल के और मान लो एक यहाँ पे आपतित होगी। ये 2 प्रकाश की किरणें हैं, दोनों इस दर्पण पे आपतित करवा दी ऐसे। अब देखो आपको पता है ये बिंदु मान लो O है और ये बिंदु मान लो O डैश है। ये बिंदु O है और ये बिंदु O डैश है। अब आपको पता है जहां पे ये वस्तु की जो प्रकाश की जो किरण होती है जहां टकराती है वहां अभिलंब की जरूरत पड़ती है। ये लो अभिलंब खींच दिया यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी अभिलंब की जरूरत पड़ती है, ये अभिलंब खींच दिया। ये N है और ये मान लो क्या है अपना N डैश है। 2 अभिलंब खींच दिए, जो एक ON है और एक क्या है N डैश है। अब प्रकाश की किरण इससे टकराने के बाद में क्या होगी, इससे परावर्तित होगी और इससे परावर्तित होके मान लो ऐसे चली गई इस साइड में। मान लो ये Q दिशा में चली गई तो ये OP तो जो है वो आपतित किरण हुई और ये जो OQ है ये क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। ऐसे ये OP जो आपतित किरण है और इसको अगर इधर परावर्तित कर दूं, इधर भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी, ये OQ डैश हो जाएगी। अब देखो आगे तो ये मिलेगी नहीं, इनको अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं, इन दोनों किरणों को अगर मैं पीछे बढ़ाता हूं इस साइड में, तो देखना ये कहां पे मिलेगी, ये यहाँ पे कहीं मिल जाएगी, यहाँ पे जाके मान लो ये लगभग यहाँ पे मिल गई। तो ये जो दूरी है इसको मैं मान लेता हूं वो P है, तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, P डैश लिख देता हूं। वो P है तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, P डैश लिख देता हूं। अपने को ज्ञात क्या करनी है, ये ज्ञात करनी है MP डैश किसके बराबर आ जानी चाहिए, इसके बराबर आ जानी चाहिए, PM के बराबर। तो आपको ये चित्र तो समझ में आया, कुछ ही नहीं था। 2 ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही थी, आपतन के बाद में ये परावर्तित हो रही है, और ये जो है ON और O डैश N डैश ये क्या है, अभिलंब है इस पे। ये आगे मिलेगी नहीं तो इनको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो डॉट डॉट बना लिया। प्रतिबिंब कहां पे बना, यहाँ पे बन गया। ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो ये तो था बिंब से दूरी थी MP और प्रतिबिंब से दूरी थी MP डैश। ये अपने को बता देखना, मैं एक बार लिखता हूं इसको थोड़ा सा और समझना। ये देखो आपतित किरण और ये अभिलंब,
ये आपतित किरण और ये अभिलंब। आपको पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण होता है। इनके मैं नाम लिख देता हूँ। ये 1 नंबर कोण लिख दूं, या यहां से शुरुआत कर लूं मैं। यहां से इसको 1 नंबर कोण लिख दूं, इसको 2 नंबर लिख दूं, इसको 3 नंबर लिख दूं, इसको 4 लिख दूं। ये सारे कोण लिख रहा हूं, देखना। इसको 5 नंबर लिख दूं, इसको 6 नंबर लिख दूं, इसको 7 नंबर लिख दूं, इसको 8 लिख दूं। एक इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसको 9 लिख दूं, और एक इसकी जरूरत पड़ेगी इसको 10 लिख दूं। इतने से कोणों की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, मैंने सिर्फ नाम लिख दिया एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे नाम लिख दिए। ठीक है, अब देखो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूं। मैं इसका हल करता हूं। तो पहले तो मैं लिख दूं ये कि दिया हुआ क्या है, उसने क्या दिया है अपने को। भी कोई भी प्रमेय होती है, सिद्ध करना होता है तो क्या पहले दिया हुआ लिखते हैं, फिर कैसे सिद्ध करना है, क्या करना है वो लिखते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये दिया है कि ओपी और कौन सी, ओपी और पी ओ डैश, या ऐसे लिख दो ओ डैश पी। ये क्या है, ये दो आपतित किरण है। आपको पता होगा जो प्रकाश की किरण दर्पण पे आ रही होती है वो आपतित किरण होती है। तो ये आपतित किरण है। दूसरा मैं ये लिख सकता हूं ओ क्यू और ओ डैश क्यू डैश क्या है। ओ क्यू और ओ डैश क्यू डैश क्या है, ये परावर्तित किरण है। क्योंकि वापस चली जाती है, उनको क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरणें हैं। फिर देखो ये ओ एन और ओ एन डैश अभिलंब है। ये लो लिख दो यहाँ पे ओ एन और ओ एन डैश क्या है, यहाँ पे ओ एन और ओ एन डैश क्या है, यहाँ पे अभिलंब है। ये लो अभिलंब लिख दिए। और ये जो पीएम है, ये तो क्या है, पीएम बिंब की दर्पण से दूरी है। क्या है, बिंब की दर्पण से दूरी है। ये याद रखना है आपको। बिंब की दर्पण से दूरी कौन सी है, ये पीएम। और पी डैश एम जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, दर्पण से दूरी। ये इतनी सारी बातें अपने को इसमें दे रखी हैं। फिर देखो अपन जानते क्या है, या ये लिख दो मैं कि यहाँ पे मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध ये करना है क्या कि दर्पण जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतनी दूरी पर क्या होना चाहिए, ये बिंब प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो मतलब बिंब तो यहाँ ये दूरी कितनी है, पीएम, यानी मेरे पास में जितनी पीएम है उतनी की उतनी क्या दिखानी है मुझको, पी डैश एम दिखानी है, यानी पी डैश एम। ये सिद्ध करना है मुझे। देखना एक बार और बताता हूं। ये दर्पण, दर्पण से इतनी दूरी पर ये बिंब है और इतनी दूरी पर प्रतिबिंब होना चाहिए। ये बात सिद्ध करनी है अपने को। यहाँ भले ही ना दिख रहा होगा पर प्रायोगिक रूप से ये बात सत्य है, जिसको अभी अपन सिद्ध करते हैं। अब देखो अपन जब सवाल करते हैं तो देखो पत्ती लिखते हैं सवाल को सोल्व करने के लिए। कैसे करते हैं देखना। मैं एक बात लिखता हूं, कल आपको परावर्तन के नियम बताए थे, आपको याद हो तो मैं लिखता हूं। देखो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है समझो। अपन ये जानते, देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच में बनने वाला कोण, ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि कोण एक बराबर होगा क्या, कोण एक बराबर नहीं, कोण दो बराबर होगा किसके, तीन के। दो आपतन कोण है और तीन कौन सा, परावर्तन कोण है। ठीक है। अब कल अपन ने देखा था कि ये वाला अगर मान लो मैंने बताया था, ये मान लो 30 डिग्री है तो ये यहां से यहां पूरा 90 डिग्री होता है। ये 30 है तो ये कितना बचा, 60। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा तो पीछे ये कितना बचेगा, 60। इसका मतलब ये जो आपतित किरण है ये जो दर्पण के साथ में कोण बनाती है, और ये जो परावर्तित किरण है ये दर्पण के साथ में कोण बनाती है, ये भी परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कोण एक बराबर कोण 4। तो कोण एक बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है। अब और देखना, देखो एक ये किरण रही, ये एक ऐसे रेखा रही और एक ये ऐसे रेखा रही। आपको पता होगा, देखो ऐसे है ये, यहाँ पे 4 नंबर कोण है और यहाँ पे 9 नंबर कोण है, दिख रहा है ना। ये 4 नंबर और ये 9 नंबर। एक ये ऐसे किरण जा रही है, एक तो ऐसे जा रही है, एक ऐसे। देखो
ये वाली ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, ये 4 और ये 9, ये दोनों जब ऐसे कोण बनते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि कोण 9 बराबर क्या होगा, कोण 4। क्यों होगा, यहाँ कारण लिख देता हूं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब देखो 1 और 4 बराबर है और 4 और 9 बराबर है, तो क्या 1 और 4 बराबर नहीं हो सकते? 1 और 4 तो बराबर है ही, क्या 1 और 9 बराबर नहीं हो सकते? कैसे, देखो ये मान लो 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का होगा, ये 30 का है तो ये 30 का होगा, तो फिर ये दोनों बराबर है तो ये भी 30 का होगा। इसका मतलब कोण 1 और 4 बराबर कह सकता हूं मैं, कोण 1 और 4 और 1 और 9 भी बराबर कह सकता हूं ना मैं। ठीक है, अब इसको यहीं समझना थोड़ा सा, और यहीं पे समझना, देखना इसको समझो। मैं एक बार बनाता हूं, यहां से लेकर यहां तक पूरा कोण कितना होता है, एक रेखा पर पूरा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अगर इस 180 डिग्री में से ये एक कोण घटा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? एक बार कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैं लिख दूं यहां पे, मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस कोण 1। ये बराबर किसके कर रहा हूं, देखना आपको यहां दिख रहा होगा, यहां से यहां तक भी कोण कितना है, पूरा का पूरा 180 है। अगर इस 180 में से मैं अगर ये 9 नंबर कोण घटा दूं तो कितना कोण बचेगा, इतना सा। तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये लिख सकता हूं कि 180 डिग्री में से क्या किया है मैंने, कोण 9 घटाया है। ये दोनों बराबर क्यों आए क्योंकि 180 में से मैंने 1 और 9 घटाया है, 1 और 9 तो बराबर है। तो ये मान लो 1 30 है तो 30 इसमें से घटाओ और 30 इसमें से घटाओ तो बराबर होगा। इसका मतलब 180 माइनस 1 और 180 माइनस 9 दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और इन कोणों का अगर नाम दे दूं मैं, देखना 180 माइनस 9, 180 पूरा था, माइनस 9 कर दिया, मतलब यहां तक आ गया ये कोण। मैं इतने से कोण की बात कर रहा हूं। इस कोण का नाम लिख दो तो देखो पी डेस ओ डेस लिख सकता हूं क्या, पी डेस ओ डेस, ऐसे देखो पी डेस ओ डेस लिख सकता हूं ना। इस कोण का नाम क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पी ओ डेस, पी ओ डेस नहीं, पी डेस ओ डेस लिख सकता हूं ना। एक बार और देखो इसको ये लिख सकता हूं ना, पी डेस ओ डेस। ठीक है, अब दूसरा ये वाला कोण था, देखो इसमें से इस 1 नंबर को हटा दिया था, ये इतना सा कोण बचाना, इसका नाम क्या लिख सकता हूं, पी ओ डेस लिख सकता हूं ना, पी ओ डेस। देखना यहां से बन रहा है ये कोण यहां पे, तो लिख सकता हूं पी ओ डेस बराबर में क्या होगा, पी ओ डेस। ये यहां पे 1 नंबर समीकरण लेके छोड़ देता हूं एक बार के लिए। फिर देखो परावर्तन के नियम से और करता हूं, इसकी दूसरी किरण की बात करता हूं। तो दूसरी किरण में आपतन कोण ये 6 है और परावर्तन कोण 7 है, तो कोण 6 और कोण 7 बराबर होंगे। ये लो लिख दो, कोण 6 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। ठीक है भाई, फिर ये भी बराबर होंगे क्योंकि आपतित किरण जो दर्पण के साथ में कोण बना रही है और परावर्तित किरण दर्पण के साथ में, तो 5 और 8 बराबर होंगे। ये लो 5 और कोण 8 दोनों बराबर होंगे। ये बराबर होंगे तो ये भी बराबर होंगे दोनों, क्योंकि शीर्षाभिमुख अभी बताया था, एक ऐसे और एक ऐसे। यानी यहाँ 8 बन रहा है और यहाँ कौन सा बन रहा है, 10 बन रहा है। 8 और 10 दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण 8 बराबर कोण 10। क्यों, क्योंकि ये सेम ही शीर्षाभिमुख कोण है। तो 8 5 के बराबर है, 8 10 के बराबर है, तो 100% कोण 5 और कोण 10 बराबर होंगे। ये लो कोण 5 और कोण 10 भी बराबर हो गए। ये क्यों किए इतना काम, ये इतना काम क्यों किया, अभी लास्ट में सारा सारांश पता चल जाएगा क्यों किया। मैं पहले बता देता हूं ये काम क्यों कर रहे हैं अपन, फिर अपन क्या करते हैं ये देखने के बाद में ये दोबारा करते हैं आगे। देखना, मुझे ये और ये बराबर दिखानी है, मुझे ये बराबर दिखानी है, तो मैं लेने में ये त्रिभुज ले सकता हूं और एक ये त्रिभुज लेता हूं, क्योंकि जब कोई भी दो भुजाएं बराबर दिखानी हो किसी त्रिभुज में, तो 100% उन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना पड़ता है, अपने को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए मैंने कल की क्लास में कहा था कि सर्वांग समता और समरूपता पे थोड़ा सा अध्ययन करके आना। दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं ना, तो उनके संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो कैसे ही करके इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, चाहे त्रिभुज ये ले लो POM
और पी डेस ओ एम, या ये ले लो पी ओ डेस एम और एक ये ले लो पी डेस एम और ओ डेस, कोई भी दो त्रिभुज जिसमें ये भुजा आ जानी चाहिए वो त्रिभुज लेना है। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो सर्वांग समता के नियम है आपको पता है, या तो 3 भुजा बराबर हो जाए, या 2 भुजा 1 कोण बराबर हो जाए, या 2 कोण 1 भुजा बराबर हो जाए, ये नियम होते हैं। तो इसलिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए मुझे कम से कम इसको अगर सर्वांग लेके चलो तो ये भुजा तो चलो उभयनिष्ठ है, मुझे कम से कम 2 भुजाएं बराबर करनी होगी, 1 कोण बराबर करना होगा, या 2 कोण बराबर करने होंगे, या 2 भुजाएं बराबर करनी होगी, वो करनी पड़ेगी। तो इस त्रिभुज में देखें तो ये तो बराबर है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, ये बराबर है। चलो ये कोण भी बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों में कोण 1 और कोण 9 भी बराबर है। अगली बात क्या ले, अपन इसको 90-90 नहीं कह सकते, क्योंकि आगे सिद्ध करेंगे अपन कि ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए ये 90-90 के, यानी कि जो बिंब होता है ना वो इस दर्पण पे लंबवत होता है, ये सिद्ध करेंगे अपन, पहले लेके नहीं चलना है इसको। तो ये बराबर है, ये नहीं कह सकते बराबर है, ये नहीं कह सकते बराबर है, ये सिद्ध करनी है, ये नहीं कह सकते बराबर है। तो अपने पास में देखो एक तो कोण आ गया, एक ये भुजा आ गई, कैसे ही करके अपने पास में अगर ये 2 आ जाए, क्या ये 2 भुजाएं अगर बराबर आ जाए तो अपन कह देंगे कि हाँ ये 2 कोण तो बराबर हो गए, 2 कोण कौन से, 2 भुजाएं बराबर हो गई और 1 कोण बराबर हो गया, तो ऐसे सर्वांग समता नियम लगा देंगे। चलो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 भुजाएं जिस त्रिभुज में काम आ रही है उनको पहले सर्वांग सिद्ध करके ये भुजाएं पहले बराबर लानी होगी, इसलिए मैं ये इतना काम कर रहा हूं। तो ये भुजाएं देखो किस में काम आ रही है, ये भुजा किस त्रिभुज में काम आ रही है, ये किस में आ रही है, ये भुजा इस त्रिभुज में काम आ रही है, किसमें, इसमें पी ओ डेस में आ रही है ना। तो मैं लेता हूं देखो त्रिभुज पी ओ डेस, वह दूसरा त्रिभुज देखो ये भुजा किस में काम आ रही है, ये भुजा इसमें आ रही है पी डेस ओ डेस, वह त्रिभुज क्या ले लो, पी डेस ओ डेस से ये दोनों त्रिभुज ले लो। तो देखो क्या होगा, ये इसीलिए मैंने अभी सिद्ध किया था कि ये कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये कोण, इस नीचे वाले का ये कोण, इसका ये कोण बराबर है, इसी को सर्वांग सिद्ध करने के। तो मैं ये लिख सकता हूं, यहां से इसका नाम क्या लिखो, देखो ये यहाँ पे क्या है, पी है, पी ओ डेस, ये लिख दो पी ओ डेस बराबर होगा किसके, पी डेस ओ डेस के, पी डेस ओ डेस के। क्यों होगा ये बराबर इसके, क्योंकि मैं लिख दूंगा यहाँ पे समीकरण 1 में अपन ने सिद्ध किया है, वो वहां पे सिद्ध कर दिया। दूसरा देखना, दूसरा क्या, ये एक भुजा इसके अंदर उभयनिष्ठ कौन सी, ओ डेस, तो मैं लिख सकता हूं ओ डेस बराबर होगी दोनों त्रिभुजों में ओ डेस, क्यों, क्योंकि ये लिख सकता हूं यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है अभी एक और देखो क्या कर सकता हूं, अपन ने अभी किया था 5 और 10 बराबर है, ये रहा कोण 5 और कोण 10 बराबर है, तो 5 और 10 बराबर है, तो मैं एक लिख सकता हूं कोण 5 बराबर में कोण 10 है, क्यों, क्योंकि ये लिख सकता हूं यहाँ पे अपन ने सिद्ध किया है, यानी सिद्ध किया है अभी। तो देखो 2 कोण बराबर आ गए, एक भुजा बराबर आ गई, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है कौन सा, पी ओ डेस, सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी डेस ओ डेस के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर होगी। कौन सी, ओपी भुजा बराबर होगी किसकी, ओडेस पी डेस ओ के। और दूसरी में ये कह सकता हूं पी ओडेस बराबर होगी किसके, पी ओडेस बराबर होगी किसकी, पी डेस ओडेस के, पी डेस ओडेस के। ये सिद्ध करने के लिए, ये वाली भुजा बराबर दिखाने के लिए मुझे इतना सारा ये काम करना पड़ा। अब तो सिंपल सा अपने को जो काम करना है वो अपना काम है। मैं देखो अब वो ले लेता हूं, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी एम ओ ले लो, चाहे पी एम ओ डेस ले लो। किताब में पी एम ओ डेस ले रखा है तो मैं वही लेके चलूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। त्रिभुज पी एम ओ डेस, वह त्रिभुज कौन सा, दूसरा यहां से लिखना पड़ेगा एम ओ डेस पी से, एम ओ डेस पी से, भली पी डेस एम कुछ भी नाम ले लो इनके। इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जो अपन ने सिद्ध कर दी। कौन सी, ये भुजा पी ओडेस, ये लो पी ओडेस बराबर है किसके, पी डेस ओडेस के, पी डेस ओडेस के। क्यों, क्योंकि यहां लिख दूंगा हमने सिद्ध कर दिया ऊपर। ठीक है,
दूसरी ये देखो एम ओ डेस दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों के अंदर ऊपर वाले और नीचे वाले में उभयनिष्ठ है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से एम ओ डेस बराबर क्या होगी, एम ओ डेस। क्यों? क्योंकि ये भुजा दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है। तीसरी बात, अगर इस त्रिभुज की बात करें, किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की बात करें तो इसका 5 नंबर कोण और इस नीचे वाले का ये 10 नंबर कोण बराबर है। तो कोण 5 बराबर कोण क्या है, 10 है, जो यहां सिद्ध कर रखा है। तो मैं यहां लिख दूं सिद्ध किया हुआ है ऊपर अपन ने। तो फिर यहां से मैं लगा सकता हूं, क्योंकि ऐसे है सर्वांग समता नियम लग जाएगा, SAS सर्वांग समता नियम से। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन मैथ में करते हैं तो लिखते हैं, यहां नहीं लिखते, अपन सीधा लिख देंगे। अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज कौन सा, यहां जो नाम लिया है PMO डेस बराबर हो जाएगा किसके, बराबर नहीं सर्वांगसम हो जाएगा किसके, MO डेस P के, MO डेस P के। और ये लिख देना, हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। अतः लिख देंगे क्या, अतः लिख दूंगा क्या मैं, कि कौन सी भुजा लेनी थी त्रिभुज की बच गई, जो ये PM डेस बराबर हो जाएगी किसके, MP डेस के, MP डेस के। और यही बात अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो यहां लिख देंगे इति सिद्धम। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ ही नहीं था इस सवाल के अंदर। और नॉर्मली अपने को ये गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का ले लेते हैं, ये 90 डिग्री नहीं लेना है। देखो अब अपन यहां लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए ना, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों कोण बराबर होंगे तो निश्चित ही है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो आपको वो इसमें सिद्ध करने का कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु के साथ, किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु तथा उसका बनने वाला प्रतिबिंब उस दर्पण पर लंबवत होते हैं। तो भी ये करेंगे, यहां से ये ले आए, यहां लिख देंगे संगत कोण बराबर होते हैं, अतः PMO डेस बराबर होगा P डेस MO के, और दोनों का मान 180 लिख के आधा आधा कर देंगे, 90-90 आ जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं। तो मैं इसको अगर लिख दूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि अतः दर्पण के यानी ये लिख दो, अतः बिंब दर्पण, ये लिखो सेम वही बात, अतः दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने। तो मैं यहां से लिख दूं, अतः दर्पण में प्रतिबिंब, अतः दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। मैं सिंपल सा लिख दूं, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब स्थित होता है, जितनी दूरी पर बिंब स्थित होता है। ये लो, बिंब स्थित होता है, बिंब स्थित होता है, तथा ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा ये दर्पण पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इस हिसाब से आपको सिंपल सा ये समझ में आया होगा। मैं एक बार के लिए इस चित्र को मिटा के आपको दोबारा बता देता हूं। आप इस चित्र को बनाना चाहो तो वीडियो को रोक के बना लेना। मैं इसमें क्या बता दूं, देखो ये बता दूं, अपने को एक समतल सी सतह लेनी है, इस पे 2 प्रकाश की किरणें आपतित करवानी है एक की जगह से। ये दोनों ऐसे परावर्तित हो जाएगी, आगे तो मिलेगी नहीं, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी। अपने को ये सिद्ध करना है कि जितनी दूरी ये उतनी ये आनी चाहिए। इसके लिए अपने को एक तो ये त्रिभुज लेना है और एक ये लेना है, चाहे ये ले लो, नहीं तो मैंने ये लिया था, तो एक ये त्रिभुज लेना है और एक कौन सा लेना है, ये लेना है। और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, अपने को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक तो ये भुजा उभयनिष्ठ है पहले से अपने पास में, दूसरा ये कोण 5 और कोण 10 यहां बराबर कर दिया, तीसरी ये भुजा बराबर लाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ सर्वांगसम सिद्ध किए और इससे मैं क्या लेके आया, ये भुजाएं बराबर ले आया। तो फिर सीधा सा ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो उसमें रख देंगे ये भुजा बराबर, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ और ये कोण बराबर। तो इससे क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप ये सवाल करना, ये उदाहरण करना। आगे के अपने आगे जो चैप्टर है वो आगे आ जाता है अपने गोलीय दर्पण पर। ये समतल दर्पण तक यहां तक कंप्लीट था। इस समतल दर्पण में अपने क्या था, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो कल 4 बातें पढ़ी थी वो याद रखना है और ये उदाहरण याद रखना है समतल दर्पण के अंदर। समतल दर्पण में इतना ही है, आगे की क्लास में अपन पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तब तक के लिए धन्यवाद।